Hello friends, how are you all? Hope you all doing good. So बच्चों, in this session we are going to discuss RTP which is applicable for September 26 for our paper number 3 quantitative aptitude. बच्चों RTP आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हार्डली इसमें 30 क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करने। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस एग्जाम की जो आरटीपी मैंने सॉल्व किया था उसका भी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। डू ऑल्सो वॉच दैट वीडियो। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, हार्डली एक दो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, 2 raised to n minus 1 plus 2 raised to n plus 1 is equal to 320। n की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम LHS कंसीडर करेंगे, दिस विल बी RHS। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग स्ट्रेट अवे चेक विद द आंसर्स। अगर मैं n की वैल्यू 6 सब्सटीट्यूट करूं तो यहां पे 2 रेस टू n माइनस 1 मतलब 2 रेस टू 6 माइनस 1, तो इसकी वैल्यू 5 बनेगी, प्लस 2 रेस टू n प्लस 1, तो 2 रेस टू 6 प्लस 1 यानी कि 7 बनेगा। स्ट्रेट अवे कैलकुलेट करिए, 2 रेस टू 5, तो 2 इंटू इज इक्वल टू काउंट करेंगे 2 3 4 5, m प्लस प्रेस करेंगे, अगेन इज इक्वल टू 6 7, m प्लस प्रेस करना है, तो इसका आंसर आ रहा है 160। नाउ दिस डज नॉट मैचेस विद RHS 320, तो ऑप्शन एक गलत। सेकंड, अगर मैं n की वैल्यू 8 सब्सटीट्यूट करूं तो क्या आएगा, देखिए 2 रेस टू n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 दैट इज 7 प्लस 2 रेस टू n प्लस 1 दैट इज 8 प्लस 1, तो यहां पे 9 आएगा बराबर। तो 2 रेस टू 7 क्या करना है, 2 इंटू इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये स्क्वायर यानी कि 2 काउंट करेंगे, 3 4 5 6 7, इसका प्लस करना था ना, तो m प्लस प्रेस करेंगे, अगेन इज इक्वल टू 8, अगेन इज इक्वल टू 9, तो m प्लस प्रेस करना है। कितना आ रहा है इसका आंसर, जस्ट सेकंड, इसका आंसर आ रहा है 640। तो दिस आल्सो डज नॉट मैचेस विथ 320, राइट। देन n की वैल्यू अगर 5 हो तो 2 रेस टू 5 नहीं, 2 रेस टू 5 माइनस 1 4, 2 रेस टू 6, चेक करते चलिए, 2 इंटू इज इक्वल टू 2 काउंट करेंगे 3 4, m प्लस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6 m प्लस, तो इसकी वैल्यू तो सिर्फ 80 आ रही है ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट। 2 रेस टू 7, सॉरी n की वैल्यू 7, तो 2 रेस टू n माइनस 1 था मतलब 7 माइनस 1, तो 6 प्लस 2 रेस टू n प्लस 1 दैट इज 2 रेस टू 8, चेक करते हैं इसकी वैल्यू, तो 2 इंटू इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 m प्लस इज इक्वल टू अगेन 7 इज इक्वल टू अगेन 8 m प्लस, तो कितना आ रहा है, ये 320 आ रहा है, तो दिस इज मैचिंग विथ 320, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ये मैंने सॉल्व करते टाइम डिस्कस करते सॉल्व किया, आप जब करेंगे तो फास्ट करना है। ओके, चलो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल है, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करना बच्चों, एंड आपको दिया हुआ है p अपॉन क्यू की वैल्यू 7, तो यहां पे कैन आई कंसिडर दिस एज 7 अपॉन 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर p की वैल्यू 7 है तो q की वैल्यू 1 होनी चाहिए बराबर। स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट करिए, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, p प्लस क्यू दिस इज इक्वल टू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय p माइनस q, दिस विल बी 7 माइनस 1, तो 8 अपॉन 6, तो इट विल बी 4 अपॉन 3। बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन, बराबर है कि नहीं। चलो आगे थर्ड क्वेश्चन, यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, एक सेकंड, यहां पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये जो है ना ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये एज इट इज एक्स है। सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया था, log टू द बेस 4 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस x माइनस log x प्लस 1 टू द बेस 4, नाउ दिस शुड बी इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। चलिए ये मैं प्रॉपर्ली यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, थर्ड log x स्क्वायर प्लस x टू द बेस 4 माइनस log x plus 1 to the base 4, this will be equal to 2। if you remember the property, हमने ऑलरेडी प्रॉपर्टी देखी थी, जब भी माइनस हो, जस्ट अ सेकंड, log m माइनस log n, तो दिस विल बी रिटन एज log m अपॉन n, बेस सेम है,
right? So here I can write log to the base 4 x square plus x upon x plus 1 should be equal to 2. Am I right? तो यहाँ पे मैं x कॉमन ले सकता हूँ, log to the base 4 x bracket x plus 1 divided by x plus 1, this should be equal to 2. x plus 1 cancel, तो log x to the base 4 is equal to 2. डायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, याद है ये बेस ये पावर, तो 4 स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए x, तो x की वैल्यू 16 होनी चाहिए. लेट्स चेक, ऑप्शन 16 डी है आंसर. ओके चलो, so this was very simple example. Then fourth बहुत सिंपल है, सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया हुआ है. Certain sum of money get double in 8 years given simple interest rate. In how many years it will become 4 times? याद है, अगर अमाउंट डबल हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल सेम होगा, राइट? मतलब अगर प्रिंसिपल 100 रुपए हो तो अमाउंट डबल यानी कि 200 होना चाहिए, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 100 होना चाहिए. सो दिस एंड दिस इज सेम, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल. ओके, कितने साल में? 8 इयर्स में. तो कितना टाइम लगेगा? 4 टाइम्स होने में. तो 4 टाइम्स के केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 3p. तो दिस इज इनटू 3. याद है ना, यहाँ पे 4 टाइम्स मतलब एक माइनस करना है. अगेन आई एम शोइंग, अगर प्रिंसिपल 100 हो तो अमाउंट 400 होना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट कितना होगा? 300. तो कैन यू सी कि इंटरेस्ट इज 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल. तो अगर ये 3 टाइम्स हो रहा है तो इसका भी 3 टाइम्स, तो ईयर विल बी 24. ऑप्शन ए, राइट? तो अगेन दिस एग्जांपल इज वेरी सिंपल. चलो आगे 5th क्वेश्चन पे आते हैं. ये कंबाइंड मीन पे क्वेश्चन है बच्चों. एवरेज सैलरी ऑफ होल एम्प्लॉइज इन अ कंपनी is been given 400 years. Okay, 400 per day, sorry. The average salary of officers is 800 per day. Clerk की average salary है 320 per day. Number of officers is 40. The number of clerks in a company is, मैं properly लिखता हूँ इसको. एक ग्रुप है ऑफिसर्स का एंड एक ग्रुप है क्लर्क का, ठीक है? तो यहाँ पे x1 बार आपको दिया हुआ है एवरेज सैलरी 400, तो x2 बार आपको दिया हुआ है कितना? एवरेज सैलरी ऑफ सॉरी ऑफिसर्स की सैलरी है 800 एंड क्लर्क की सैलरी है 320 एंड कंबाइंड मीन आपको दिया हुआ है 400. एम आई राइट? ओके, ऑफिसर्स का नंबर, सो n1 दिया हुआ है 40 एंड n2 हमें फाइंड करना है. तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं. दिस वाज n1 x1 बार इनटू सॉरी प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2. ठीक है, तो सम नंबर सब्स्टिट्यूट करें स्ट्रेट अवे. 400 इज इक्वल टू 40 इंटू 800 प्लस n2 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 40 प्लस n2. तो दिस विल बी 400 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा? या स्ट्रेट अवे मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. 400 इंटू 40 प्लस n2 इज इक्वल टू 800 इंटू 40 3000 और 32,000 प्लस 320 n2. तो 40 इंटू 400 16,000 प्लस 40 n2 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 320 n2. एक साइड लेकर के आएंगे तो ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस होगा. सो आई विल बी कंसीडरिंग हियर 280, सॉरी ये 400 है, मैंने गलती से 40 लिखा है. तो ये जब लेफ्ट में आएगा तो 80 n2 होगा. दिस इज इक्वल टू 32,000 माइनस 16,000, दिस विल बी 16,000. तो n2 की वैल्यू 16,000 डिवाइडेड बाय 80. तो आंसर इज 200. तो 200 देखिए ऑप्शन में यहाँ पे डी है, बराबर. तो दिस वाज अगेन अ सिंपल एग्जांपल, सिंपली एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला था बच्चों. चलिए क्विकली नेक्स्ट एग्जांपल. 6th, if 2 dice are thrown, then what is the probability that the sum of the faces of dice are either square or cube number? देखिए 2 dice are thrown, तो प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करना है तो टोटल आउटकम कितना होएगा? यू ऑलरेडी नो, इट विल बी 6 स्क्वायर, दैट इज 36.
6, राइट। अब हमें फाइंड करना है कि जो दो डाइस पे नंबर्स आ रहा है उनका जो समेशन होगा दैट शुड बी स्क्वायर और क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, 1 अगर मैं कंसीडर तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1, ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन क्या दो डाइस पे समेशन कभी 1 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर लोवेस्ट नंबर 1 1 भी आता है तो समेशन 2 से स्टार्ट होगा, राइट। देन 2 स्क्वायर, क्या 4 आ सकता है? यस, 4 समेशन आ सकता है, राइट। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगे 4 आने के लिए? 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, एंड 3 1 हो सकता है। तो कितने आउटकम्स है? 3, राइट। नेक्स्ट नंबर 3 स्क्वायर यानी कि 9, क्या 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है दो डाइस के समेशन? यस। तो यहाँ पे 1 6 तो नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा, हाँ 3 6 हो सकता है। देन 4 5 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, एंड 4 5 4 3 6 3 हो सकता है। तो 4 आउटकम्स होंगे इसके, राइट। देन 4 स्क्वायर 16, क्या 16 दो डाइस का समेशन का टोटल हो सकता है क्या? फर्स्ट डाइस पे 6, सेकंड डाइस पे 6, मैक्सिमम टोटल तो 12 हो सकता है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें पूछा है स्क्वायर या क्यूब भी होना चाहिए। तो अगेन 1 क्यूब 1, समेशन 1 पॉसिबल नहीं है। 2 क्यूब 8, क्या 8 हो सकता है? यस। तो 8 होने के कितने फेवरेबल आउटकम हो सकते हैं? 2 6 हो सकता है, देन 3 5 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, एंड 6 2 हो सकता है, राइट। दैट इज मैक्सिमम 5 फेवरेबल आउटकम होंगे। देन 3 क्यूब 27 पॉसिबल ही नहीं, मतलब मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये 3 ही पॉसिबिलिटीज थी, राइट। तो कितने फेवरेबल आउटकम हुए? 3 + 4 7, 7 + 5 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोजिंग इवेंट ए फेवरेबल आउटकम 12 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 36। तो आंसर इसका होना चाहिए 1/3, 1/3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यहां तक के जो 6 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया बच्चों, यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके। चलो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, अगेन प्रोबेबिलिटी पे, नहीं ये प्रोबेबिलिटी नहीं, कॉम्बिनेशन पे। An examination paper consists of 12 questions which is divided into two parts, part A and part B. Part A, part B. Okay. Part A contains 7 questions, part B contains 5 questions. तो part A में 7 questions है, part B में 5 questions है। चलो just a second. Then a candidate is required to attempt 8 questions, हमें attempt करना है, selecting at least 3 from each part। मतलब कम से कम 3 तो सिलेक्ट करना है। तो पार्ट ए में से 3 सिलेक्ट किया, तो रिमेनिंग 5 हमें पार्ट बी में से सिलेक्ट करने होंगे। 4 हमने पार्ट, ये एक पॉसिबिलिटी हुई ना, और 4 पार्ट ए में, 4 पार्ट बी में सिलेक्ट करेंगे, और 5 पार्ट ए में 3 पार्ट बी में से सिलेक्ट करेंगे। और क्या हम 6 और 2 कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एटलीस्ट 3 तो सिलेक्ट करने, तो यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे बनेगा, 7 में से 3 सिलेक्ट करना है, तो 7 कॉम्बिनेशन 3 एंड 5 में से 5, तो 5 कॉम्बिनेशन 5। कैलकुलेशन कैसे करेंगे याद है? अगर 7 कॉम्बिनेशन 3 हो तो क्या करना है, 7 6 5, ये 3 नंबर लिखेंगे, 3 2 1 डिनोमिनेटर में, तो कितना आ रहा है 7 6 5 डिवाइडेड बाय 6, तो 35, 35 इनटू 5 कॉम्बिनेशन 5 तो 1 ही होगा, मतलब 35 वेज। देन 7 में से 4 सिलेक्ट करना है, 7 कॉम्बिनेशन 4 इनटू 5 कॉम्बिनेशन 4। अब देखिए 7 कॉम्बिनेशन 4 एंड 7 कॉम्बिनेशन 3 तो सेम ही होगा, तो 35, 5 कॉम्बिनेशन 4, इसका आंसर 5 होगा। 35 इनटू 5, दिस इज 175, एंड देन दिस 7 कॉम्बिनेशन 5 इनटू 5 कॉम्बिनेशन 3। अब देखिए 7 कॉम्बिनेशन 5 एंड 7 कॉम्बिनेशन 2 तो सेम ही होगा ना, याद है ये 5 एंड 2, ये टोटल अगर n के साथ मैच कर रहा है तो इसका आंसर सेम होगा। तो इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग 5 टाइम्स आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग 2 टाइम्स। तो 7 into 6 डिवाइडेड बाय 2 into 5 4 3 डिवाइडेड बाय 3 2 1, तो 7 into 6 डिवाइडेड बाय 2, so this comes to 21 into this comes to 10, so this is 210. So total number of ways 35 plus 175 plus 210, so answer आ रहा है 420 number of ways
ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी है 420। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीपी, सम ऑफ जीपी इनफाइनाइट जीपी पे is 15, sum of an infinite GP is 15 and sum of squares of the term, ये जो फर्स्ट जीपी है ना उसके स्क्वायर्स का टर्म करूं तो 45। फाइंड द कॉमन रेशियो। यहां पे एक क्वेश्चन, अगर मैं फर्स्ट सीरीज जीपी 1 कंसीडर करूं तो इसको अगर मैं ए अज्यूम करूं तो नेक्स्ट टर्म ए आर होना चाहिए, नेक्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, बराबर। तो इसका फर्स्ट टर्म हम कंसिडर कर रहे ए एंड कॉमन रेशियो विल बी आर, बराबर। so, हमें दिया हुआ है एस एन जो है 15। याद है इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या था, यहां पे a अपॉन 1 माइनस आर, दिस विल बी इक्वल टू 15, राइट। तो a मतलब फर्स्ट टर्म a देन r सेम लिखा है हमने, ठीक है। देन यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू जो है ना, दिस इज 15 इंटू 1 माइनस आर, ओके। देन gp2, अगर ये फर्स्ट टर्म a है तो gp2 में क्या होना चाहिए, देखिए क्या दिया हुआ है, स्क्वायर्स कंसीडर करना है ना, तो ये a स्क्वायर होगा। नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, a स्क्वायर r स्क्वायर, नेक्स्ट नंबर a स्क्वायर r रेज टू 4, बराबर। मतलब ये ए के लिए मैंने स्क्वायर किया एंड देन आर के लिए स्क्वायर किया, तो यहां पे मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहां पे ए स्क्वायर होगा एंड देखिए कॉमन रेशियो क्या होगा यहाँ पे, दिस नंबर डिवाइडेड बाय दिस, ए स्क्वायर कैंसिल, तो आर स्क्वायर यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा। तो यहाँ का सम कितना दिया है 45, तो दिस आई कैन राइट एज फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू 45, ओके। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे ए स्क्वायर रिक्वायर्ड है ना, तो ये ए है तो मैं इसका ए स्क्वायर कैलकुलेट करता हूँ। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 15 स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। तो दिस विल बी 225 इंटू 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर, फर्दर एक्सपांड नहीं करेंगे, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दिस विल बी 225 इंटू 1 माइनस आर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 45, ओके। तो यहाँ पे 225 इंटू 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, तो 1 माइनस आर 1 प्लस आर लिख सकते हैं हम, दिस इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पे 1 minus r cancel, so what I'm getting is 225 into 1 minus r upon 1 plus r is equal to 45। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 225 into 1 minus r is equal to 45 into 1 plus r, तो I'll straight away multiply 225 minus 225 r is equal to 45 plus 45 r, ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा, 225 माइनस 45 माइनस 225 आर माइनस 45 आर इज इक्वल टू 45 माइनस 225, 225 प्लस 45 माइनस 270 इज इक्वल टू माइनस 180, ये आर यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, आर की वैल्यू 180 अपॉन 270, कैंसिल स्ट्रेट अवे अगर मैं डिवाइड करूँ 180 डिवाइडेड बाय 270, आंसर किस में दिया है, नहीं डेसिमल में दिया है, तो आई कैन कैंसल विथ एक सेकंड ना बच्चों, कुछ गलत किया क्या मैंने यहाँ पे, हाँ आई कैन स्ट्रेट अवे डिवाइड, 9 से डिवाइड कर सकते हैं 2/3, 9 से अगर डिवाइड करो 2/3, ऑप्शन डी आ रहा है यहाँ पे, दिस द आंसर। So this was, we can say, not difficult but थोड़ा सा लेंदी था, राइट। फिर भी 1 मिनट 1.5 मिनट में सॉल्व करना पॉसिबल था। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखिए,
अगर सेट ए में मैं कंसिडर कर रहा हूं 1 2 3 4, दैट इज दीज आर द डोमेन, एंड सेट बी में हम कंसिडर कर रहे हैं 2 4 6 8, सो दैट function of 1 is related to 2, function of 2 is 4 and so on, right? तो फंक्शन ए बी देन इनवर्स फंक्शन पूछा है, मतलब ये डोमेन है, ये रेंज है, तो नॉर्मल में अगर कंसिडर करूं ऑर्डर्ड पेयर में तो ये 1 2 होगा, देन ये 2 4 होगा, देन ये 3 6 होगा, एंड देन 4 8 होगा, राइट? अब इसका इनवर्स करना है, तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर का इनवर्स करना है तो ये 2 1 बनेगा, देन 4 2 बनेगा, 6 3 बनेगा, एंड 8 4 बनेगा. दिस आई कैन से फंक्शन ऑफ से x, this will be inverse function. तो 2 1 4 2 2 1 4 2 6 3 and 8 4, आंसर इसका ए आ रहा है, राइट? चलो आगे 10th क्वेश्चन देखिए. सपोज E and F are two events of a random experiment. The probability of occurrence of E is 1/5. यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ. Probability of E is 1/5, and the probability of occurrence of F given E, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है, probability of F given that E has already occurred, कितना है यहाँ पे 1/10, right? Then the probability of non-occurrence of at least one event, non-occurrence of at least, जब भी at least होगा तो non-occurrence मतलब E dash, at least मतलब और, तो यूनियन F dash हमें फाइंड करना है, ठीक है? तो बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ मैं क्या कर सकता हूँ, इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे E का इनवर्स करेंगे, दैट इज E, F एज इट इज, एंड यूनियन का इंटरसेक्शन होगा, एंड ये कॉमन जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये ब्रैकेट के बाहर लिखना है, राइट? तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दैट इज 1 बाय प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F. इज इट राइट? अब यहां पे मुझे ये सेपरेटली कैलकुलेट करना होगा, प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F, जब भी इंटरसेक्शन होगा प्रोडक्ट लेंगे, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू F जो है डिपेंडेंट है ना, तो F स्लैश E, तो दिस इज 1/5 इंटू 1/10, सो दिस इज 1/50 हो रहा है, दिस विल बी 1 माइनस 1/50, क्रॉस मल्टीप्लाई 50 माइनस 1 अपॉन 50, तो 49 डिवाइडेड बाय 50, ये मेरा आंसर आ रहा है. लेट्स चेक आंसर डी. सो दिस वाज वेरी सिंपल एग्जांपल, बराबर है कि नहीं? चलो आगे, ये 11वां क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल है. क्या दिया देखिए, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन 10,000, ये रिलेवेंट ही नहीं है, ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली 5%. अब बताइए, अगर हाफ ईयरली 5% है तो इसका इफेक्टिव 2 बार कंपाउंडिंग होने की वजह से 5 से ज्यादा ही होगा. ऑप्शन में देखिए 5 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, तो इसका स्ट्रेट वे आंसर होना चाहिए 5.06. बाकी सारे 5 से लोअर है, तो मुझे आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इफेक्टिव रेट में साल में एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग करेंगे ना, तो जो एक्चुअल रेट है 5% फॉर एग्जांपल, उससे ज्यादा ही मिलेगा. फिर भी हम यहाँ पे सॉल्व करके देख रहे हैं. एग्जाम में तो वैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आंसर इसका ए ही कंसीडर करेंगे, बट हियर आई एम सॉल्विंग इट. तो आई विल कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला याद है, 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1. आई क्या यहाँ पे रेट डिवाइडेड बाय n इंटू 100. n क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स कंपाउंडिंग डन, तो 2 बार कंपाउंडिंग होगा, तो आई विल बी 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, 200, तो 5 डिवाइडेड बाय 200, 0.025, it will be 1.025 raised to 2 minus 1, so 0.0506, that is 5.06%. Option A is the answer. I hope you have got this. चलो आगे 12th, ये भी एकदम सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है. What is the mean of x having following density function? Mean of x following density function. If you remember, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये डेंसिटी फंक्शन का फॉर्मूला था, क्या था, 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई
into e raised to minus x minus mean upon 2 sigma square, ये ब्रैकेट स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये एक्चुअल में 4 यहाँ पे होना चाहिए था, राइट। सिंपली कंपेयर करिए, यहाँ पे मीन फाइंड करना है ना, तो मीन यहाँ पे, तो यहाँ पे मीन इज 10, दैट्स इट, सेम फॉर्मेट में है यहाँ पे, राइट। तो आंसर इसका बी है। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व किया हुआ था। आई होप यू रिमेंबर दिस बच्चों। चलो आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट 13th। In a Poisson distribution, probability x is equal to 4 is equal to probability x is equal to 5. Then the parameter of Poisson distribution, याद है Poisson distribution में एक ही पैरामीटर होता है m, राइट। तो बेसिकली हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। एक सेकंड, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बेसिकली मुझे m की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो I'll solve over here. Px is equal to 4, this is equal to Px is equal to 5. याद है Px is equal to x का फॉर्मूला क्या था, e raised to minus m, m raised to x upon x factorial, राइट। सो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 4 है तो e raised to minus m into m raised to 4 divided by 4 factorial, this is equal to e raised to minus m into m raised to 5 upon 5 factorial, e raised to minus m कैंसिल। तो यहाँ पे ये मैं लेफ्ट साइड लेकर के आता हूँ, या m raised to 4 इस साइड लेकर के जाएंगे, तो m raised to 5 डिवाइडेड बाय m raised to 4, एंड ये ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, m4 ये m कैंसिल, m की वैल्यू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल, m की वैल्यू 5, m की वैल्यू 5, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ू। If two lines of regression are x plus 2y minus 5 is equal to 0 and 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. If you remember, मैंने आपको कहा था, हाँ पहले क्या फाइंड करना है, which then regression line on y on x is। अब देखिए y on x जब फाइंड करना है, सिंपली मैंने कहा था कि कोएफिशिएंट देखिए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, x का कोएफिशिएंट इसमें ज्यादा है, y का भी कोएफिशिएंट इसमें ज्यादा है, तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करके देखना है। मतलब हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, दो इक्वेशन है, x plus 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं x ऑन y ऑन x, ये अज्यूम कर रहा हूं। दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्या होना चाहिए, x ऑन y होना चाहिए। तो अगर ये y ऑन x है तो y को लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सब कुछ राइट हैंड साइड लेकर के जाएंगे, तो ये x राइट साइड जाएगा, 2y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 5, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2x प्लस 5 बाई 2, तो x का जो कोइफिशिएंट है वो क्या होगा, byx होगा, माइनस 1 बाई 2, राइट। एंड यहाँ पे 2x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 8, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2y प्लस 8 बाई 2, तो y का जो कोइफिशिएंट है वो क्या होगा, bxy माइनस 3 बाई 2। सिंपली क्या करना है हमें बच्चों, byx एंड bxy का प्रोडक्ट लेंगे, ये r की वैल्यू होगी ना, तो माइनस 1 बाई 2 इंटू माइनस 3 बाई 2, माइनस माइनस प्लस होगा, तो 3 बाय 4, क्या इसकी वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, 3 अपॉन 4, 0.75। ये अगर लेस देन 1 हो तो अपना अजम्पशन करेक्ट है, अपना अजम्पशन करेक्ट मतलब ये y on x है, तो y on x ऑप्शन ए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 आ रहा होता, तो इन दैट केस उल्टा करते, मतलब ये y on x होता, ये x on y होता, ओके। जस्ट अ सेकंड गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, Ram is known to hit a target in 2 out of 3 shots, मतलब probability Ram hitting the target is 2 by 3, whereas Sham hitting the target is 5, probability Sham 5 by 11, ठीक है। What is the probability that the target would be hit if
दे बोथ ट्राई मतलब टारगेट हिट करना चाहिए, तो आइदर राम हिटिंग द टारगेट और शाम हिटिंग द टारगेट, इज इट राइट? तो यहाँ पे राम हिटिंग और शाम हिटिंग मतलब एक ये हिट कर रहा है दूसरा नहीं हिट कर रहा है, या दोनों हिट कर रहे हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो व्हाट वी कैन डू इज probability at least one hitting a target will consider as 1 minus probability none hits target. So this will be probability 1 minus probability राम हिट नहीं कर रहा तो r dash intersection and शाम हिट नहीं कर रहा तो s dash 1 minus probability r dash into probability s dash. probability राम हिटिंग अ टारगेट मैंने लिखा है यहाँ पे 2/3, तो r dash कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा इसका 1 minus 2/3, so this will be 1/3. and probability sham hitting the target कितना था 5/11, तो probability sham not hitting the target 1 minus 5/11, this will be 6/11, so it is simply 1 minus 1/3 into 6/11. यहाँ पे कैंसिल करूँ तो 1 minus 2/11 क्रॉस मल्टीप्लाई 11 minus 2 upon 11 9/11 9/11 9/11 ऑप्शन ए is the answer, right? चलिए आगे. In a following number series only one number is wrong, find out the wrong number. यहाँ पे नंबर्स क्या देखिए 18.3, देन उसके बाद राइज हो रहा है 20.6, देन अगेन फॉल हो रहा है 16, देन अगेन राइज हो रहा है 22.9, देन 13.7, देन 2.2 एंड देन 11.4. अगर आप नंबर्स ऑब्जर्व करो देखिए यहाँ पे इन दिस नंबर्स पैटर्न दिख रहा है, फॉल हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे -2/0.3, 16 -2.3 अगर मैं करूँ तो 13.7 -2.3 आ रहा है, तो ये दो नंबर्स में पैटर्न है, तो यहाँ पे पैटर्न होना चाहिए 20.6, तो यहाँ पे ऐड हो रहा है 20.6 तो +2.3, तो यहाँ पे भी +2.3 होना चाहिए था, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए 20. यहाँ पे भी सेम है -2.3, 22.9 प्लस 2.3, नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए था यहाँ पे 25.2 होना चाहिए था, लेकिन 2.2 है, तो ये रॉन्ग नंबर है 2.2, आंसर ए स्ट्रेट अवे. Have you understood this guys? चलो आगे बढ़ता हूँ. 16 हुआ. अब ये क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है, लेकिन हमने जिस मेथड में स्टडी किया था उसमें फोर्थ टर्म होना जरूरी था, यहाँ पे फोर्थ टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे स्ट्रेट अवे इसका सॉल्यूशन चेक करना ना, आंसर में सब्स्टिट्यूट करके देखिए जहाँ पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है. देखिए यहाँ पे दो नंबर जीरो वाले, तो जीरो में सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या आ रहा है देखिए 0 क्यूब -0 स्क्वायर -12 इंटू 0, ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन बी एंड सी में से होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पे मैं 4 सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, तो 4 क्यूब -4 स्क्वायर -12 इंटू 4, तो 4 क्यूब की वैल्यू क्या होगी 64, -4 स्क्वायर इज 16, -12 इंटू 4 48, तो 64 माइनस माइनस यहाँ पे 64, तो ये 0 हो रहा है, मैच हो रहा है, मतलब 4 पे अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो क्वाइट ऑब्वियसली -4 पे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आंसर इसका बी है, राइट? -3 के साथ भी चेक करके देख सकते हो, -3 क्यूब -3 स्क्वायर -12 इंटू -3, तो यहाँ पे -3 का क्यूब क्या होगा -27, -3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 3 36, तो दिस इज -36 प्लस 36, आंसर 0 सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर इसका बी होना चाहिए, राइट? चलो आगे 18th वाला एग्जांपल देखिए, D6 फाइंड करना है, डिसाइल 6 फाइंड करना है हमें. याद है स्टेप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना था, अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए लोएस्ट नंबर 4, देन यहाँ पे 5 है, 6 7 8 नहीं है 9, देन 10 11 नहीं है 12 13 14 है यहाँ पे, देन 15 16 नहीं है 17 नहीं 18 है, एंड देन 20, राइट? कितने नंबर्स है n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? तो याद है डिसाइल D6 अगर कैलकुलेट करना है तो 6 इंटू
you will be taking n plus 1 अपॉन डिसाइले मतलब डिवाइडेड बाय 10 करना था, तो यहाँ पे n 10, 10 plus 1 11, 11 by 10, तो 11 divided by 10 1.1 into 6, तो 6.6 ऑब्जर्वेशन लेना है, दैट इज 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.6 into 7th माइनस 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 10 प्लस 0.6 into next observation is 14 minus 10, तो 14 minus 10 4, 4 into 0.6 plus 10, that is 12.4, आंसर इसका बी होना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ो। Then appropriate measure of dispersion for open end classification, देखिए appropriate measure of dispersion for open end classification was quartile deviation, सिंपल था ये, राइट, स्ट्रेट अवे थियरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, evaluate the value of integration 3x square plus 5x plus 2 dx from ranging 0 to 3, तो यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 3x square plus इंटीग्रेशन 5x plus इंटीग्रेशन 2 dx, तो 3 इंटीग्रेशन x square dx plus 5 इंटीग्रेशन x dx plus 2 इंटीग्रेशन dx, यहाँ पे 0 3 लास्ट में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स रेस टू ऑलरेडी 1 है ना, तो ऐड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 2, राइट, प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, तो 2x होगा यहाँ पे, राइट, तो ये 3 3 कैंसल, तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन क्या आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 5 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, राइट, 0 3। अब क्या करेंगे जहां जहां x है वहां पे 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बी 3 क्यूब प्लस 5 बाय 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस जहां जहां x है वहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 0 क्यूब 0 प्लस 5 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0, 3 क्यूब इज 27 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 5 divided by 2, so 22.5 plus 6, तो 27 plus 6 55.5 आ रहा है आंसर, 55.5 आंसर इसका बी है, राइट। चलो आगे बढ़े, 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किया हुआ है। देन डेरिवेशन फाइंड करना है, स्ट्रेट अवे dy by dx ए एक्स क्यूब, मैं अब डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, ए एक्स क्यूब का डेरिवेशन क्या होगा, ए बाहर रखा मैंने, एक्स क्यूब का डेरिवेशन 3 लेफ्ट साइड आएगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी बाहर रखा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या होगा 2x रेस टू 1, राइट, प्लस सी एक्स, सी बाहर रखा, एक्स का डेरिवेशन 1 एंड डी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेशन 0, तो दिस विल बी 3 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx plus c, answer you can see A, very simple example, बराबर है कि नहीं। Then when data are classified in respect of successive time points, मतलब time series data है, तो they are known as, याद है time series data को हम time series temporal data and chronological data कहते थे, तो this is answer is chronological data। चलो आगे, next example again very simple, two variables x and y are related, I can say change in origin, change in scale, x बार दिया है तो y बार फाइंड करना है, स्ट्रेट अवे सब्स्टिट्यूट करिए, 5 इंटू एक्स बार प्लस 6 इंटू वाई बार प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो x बार की वैल्यू 6 है, तो 5 इंटू 6 प्लस 6 वाई बार प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 5 इंटू 6 30 प्लस 9 प्लस 6 वाई बार इज इक्वल टू 0, राइट, तो दिस विल बी 39 प्लस 6 वाई बार इज इक्वल टू 0, 39 लेफ्ट में जाएगा तो y बार इज इक्वल टू माइनस 39, 6 राइट में जाएगा तो डिवीजन बाय 6, 39 डिवाइडेड बाय 6, 6.5 माइनस, आंसर सी, राइट। आगे 24th, a variable is known to be dash if it can assume any value from given interval, याद है given interval अगर हो मतलब दो इंटरवल के बीच में एनी वैल्यू इट कैन बी देयर, इनफाइनाइट डेसिमल में नंबर्स हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कंटिन्यूअस डेटा, राइट। चलो नेक्स्ट,
फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स सो एंड सो फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या था, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। तो यहाँ पे लार्जेस्ट की वैल्यू क्या है 95 माइनस स्मॉलेस्ट की वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे 56 नहीं 55 डिवाइडेड बाय 95 प्लस 55 इंटू 100। मेरा आंसर आ रहा है 26.6667, मतलब 26.67, आंसर बी। बहुत ही सिंपल था ये एग्जांपल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का ये बी था। 26th, which term of the series is 3 root 3 1 1 by root 3 is 1 by 243। चलिए देखते हैं। पहले तो ये देखने की सीरीज एपी में है जीपी में। कैन यू सी, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये जीपी में, क्योंकि दो नंबर्स का डिफरेंस नहीं, रेशियो सेम है। आई राइट दिस नंबर्स 3 root 3 1 by root 3 sorry 1 1 by root 3 and so on 1 by 243। ये टर्म कौन सा, ये फाइंड करना था मुझे, बराबर। तो चेक करते हैं। सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। आई कैन से रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 की जगह मैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकता हूँ, कैंसिल होगा 1 बाय रूट 3, ये मेरा आर आ रहा है। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म करूँ तो 1 बाय रूट 3 आ रहा है। क्या रेशियो सेम है, यस कॉमन रेशियो सेम है, मतलब ये जीपी में है। एंड जीपी में अगर मुझे टीएन फाइंड करना है तो फॉर्मूला वाज a इंटू आर रेस टू माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे टीएन क्या दिया है 1 बाय 243, एक मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 3 एंड आर क्या है 1 बाय रूट 3। चलिए तो 1 बाय 243 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या थी 3 इंटू आर 1 बाय रूट 3 रेस टू एन माइनस 1। तो 3 लेफ्ट में जाएगा तो डिवीजन होगा, तो 1 बाय 243 इंटू 3, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 729 इज इक्वल टू 1 बाय 3 रेस टू एन माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करना है, आंसर्स के साथ स्ट्रेट अवे चेक करके देखते हैं। स्ट्रेट अवे में पहले 1 डिवाइडेड बाय 729 कैलकुलेट करता हूँ, तो मुझे आ रहा है यहाँ पे 0.00137। अब मैं आंसर्स के साथ चेक कर रहा हूँ एलएचएस। ऑप्शन ए 13, अगर मैं n की वैल्यू 13 कंसीडर करूं तो 1 बाय 3 रेस टू 13 माइनस 1, तो यानी कि यहाँ पे 12 करना होगा। तो क्या करना है 3 रेस टू 12 कैलकुलेट करिए, 3 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर, देन 3 4 5 6 7 8 9 12, 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर, ये समथिंग मैंने कुछ गलत किया क्या, रुकिए 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 रुकिए, आर की वैल्यू रूट 3 थी ना, यहाँ पे रूट 3 लेना चाहिए था, एक्चुअली में रूट 3 था। तो अगेन मैंने कुछ तो गलत किया यहाँ पे, रूट 3 रेस टू 12, मतलब बेसिकली ये 3 रेस टू 1 बाय 2 इंटू 12 होगा। तो मैं स्ट्रेट अवे कैलकुलेट करता हूँ, 3 का स्क्वायर रूट एंड रेस टू 12 ले सकते हैं। 3 का स्क्वायर रूट करके रेस टू 12 करिए, तो इनटू इज इक्वल टू दिस विल बी टेकन टू बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 1/729 ही आ रहा है, राइट। तो अगर ये 1/729 आ रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही है, क्योंकि 1/729 यही आ रहा था। तो आंसर ए इज करेक्ट, मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ओके चलो, देन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 10 स्क्वायर, याद है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का समेशन का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला था, याद है। यहाँ पे फर्स्ट 10 नंबर्स है तो n विल बी टेकन टू बी 10 ना, तो 10 इंटू n प्लस 1 दैट इज 11 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, तो 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6 कैलकुलेट करिए, 10 इंटू 11
इंटू 21 डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर है 385। ऑप्शन ए के साथ ये मैच हो रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज लॉग पे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं। अगर मैं log कोई भी नंबर log x का डिफरेंशिएशन करूं तो 1 बाय एक्स आएगा ना, तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ, याद है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूमरेटर में ये 0 आ रहा है, तो log 1 की वैल्यू 0, 0 अपॉन 0, तो डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन अगर मैं करूं यहाँ पे log 1 बाय सॉरी 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स इंटू, अगेन ये नंबर्स का डिफरेंशिएशन करना होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड x का डिफरेंशिएशन 1, होल थिंग डिवाइडेड बाय x का डिफरेंशिएशन 1। तो बेसिकली व्हाट आई एम गेटिंग इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1, राइट। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, x की वैल्यू टेंडिंग टू 0, तो इट विल बी 1 अपॉन 1 प्लस 0, आंसर 1 आ रहा है इसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट 29th क्वेश्चन, a card is drawn from each of two well shuffled pack of the cards, probability that at least one of them is s। जब भी आपको ये टाइप का कैलकुलेशन करना है एटलीस्ट, तो हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे ना। I'll solve over here only 29th, probability at least one is s, this will be equal to 1 minus probability none is s, राइट। तो 1 माइनस फर्स्ट पैक में से जो कार्ड सिलेक्ट करना है वो एस नहीं होना चाहिए। टोटल आउटकम कितने हैं 52, अब एस कितने होंगे 4, याद है इक्का 4 होंगे, तो वो 4 छोड़ करके रिमेनिंग कितने होंगे 48, एक कार्ड में से हुआ। दूसरे वेल शफल पैक में से अगेन इक्का नहीं होना चाहिए, तो 50 48 बाय 52, तो स्ट्रेट अवे 48 डिवाइडेड बाय 52 कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू -1, तो व्हाट आई एम गेटिंग इज 0 पॉइंट, आंसर मुझे नहीं रेशो में दिया, तो चलिए वैसे ही करते हैं, 1 माइनस 48 इंटू 48, और से कैंसिल ही करते हैं, 4 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 12 13 12 13, तो 12 12 44 डिवाइडेड बाय 169, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169, 25 डिवाइडेड बाय 169, ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। डन। चलिए प्रोबेबली लास्ट एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 1/3 एंड ए इंटरसेक्शन बी दिया है 1/4, तो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए मैं लिखता हूं सारे इंफॉर्मेशन, क्विकली विल कंप्लीट विद दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, एंड हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या करना है, प्रोबेबिलिटी इनका उल्टा करना है, ए डैश का ए बनेगा, बी डैश का बी बनेगा, एंड इंटरसेक्शन का यूनियन बनेगा, एंड देन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री है ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, याद है एडिशन रूल, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस सॉरी माइनस 1/4, तो 1 माइनस इन तीनों के लिए अगर मैं कॉमन नंबर डिनोमिनेटर में रखूं तो 12 हो सकता है, तो 6/12 प्लस यहाँ पे 4/12 माइनस 3/12, तो डिनोमिनेटर में एक रख रहा हूँ यहाँ पे 6 + 4 -3,
10 minus 3 7, that is 1 minus 7 by 12 cross multiply 12 minus 7 upon 12, that is 5 upon 12. Let's check with the answer. Option E, right? That's it. बस इतने ही क्वेश्चंस थे। तो बच्चों हमने आरटीपी विच इज एप्लीकेबल फॉर 26 कंप्लीट किया हुआ है। तो ये वीडियो प्रॉपरली करिए, सारे एग्जांपल्स करिए, आरटीपी के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस आरटीपी का भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डू वॉच दिस, ओके। चलो, सो टेक केयर गाइज, हैव अ नाइस टाइम, डू स्टडी हार्ड, लव यू ऑल, बाय बाय।